गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रेम बाफना, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। आज के लेक्चर का टॉपिक है अरस्तू का आदर्श राज्य। हम अरस्तू के इस कथन से अपनी बात शुरू करते हैं कि श्रेष्ठ राजनीतिक समुदाय वह है जिसमें नियंत्रण मध्यम वर्ग के हाथ में होता है। अरस्तू ने अपनी रचना पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में आदर्श राज्य की विवेचना की है। अरस्तू का आदर्श राज्य प्लेटो के रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य से बिल्कुल भिन्न है। अरस्तू का आदर्श राज्य प्लेटो के उस उपादर्श राज्य के निकट है जिसका वर्णन प्लेटो ने लॉज में किया है। इस प्रकार अरस्तू का आदर्श राज्य प्लेटो के उपादर्श राज्य जैसा है, बल्कि यह उसकी तुलना में और अधिक यथार्थ और व्यवहारिक भी है। अरस्तू ने अपने इस आदर्श राज्य को व्यवहारिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं अरस्तू के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है कि आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना है। अरस्तू के अनुसार आदर्श राज्य का लक्ष्य नागरिकों का नैतिक कल्याण है। राज्य सभी समुदायों में सर्वोच्च है, इसलिए इसका उद्देश्य सर्वोच्च हित साधन है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों के नैतिक जीवन को सुधारना है। अरस्तू का यह कथन बहुत प्रसिद्ध है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और वह अच्छे जीवन के लिए, सद्जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। यहाँ जो अच्छा जीवन शब्द है उसका प्रयोग नैतिक जीवन के अर्थ में ही किया गया है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मध्यम वर्ग का शासन या मध्यम मार्ग का सिद्धांत, संवैधानिक तंत्री शासन व्यवस्था। अरस्तू के अनुसार आदर्श राज्य का प्रमुख लक्षण नागरिकों के नैतिक विकास में सहयोगी होना है, ताकि नागरिकों को शुभ जीवन, सद्जीवन या अच्छा जीवन प्राप्त हो सके। कोई राज्य ऐसा तभी कर सकता है जब उस राज्य में नैतिक गुण संपन्न शासन हो। ऐसे लक्षण वाली 3 प्रमुख शासन प्रणालियां हैं: राजतंत्र, पुलिनतंत्र तथा संयत लोकतंत्र, जिसे संवैधानिक तंत्र भी कहा जाता है। अरस्तू का मानना है कि यह किसी राज्य की परिस्थितियों या दशाओं पर निर्भर करता है कि उसमें आदर्श शासन हेतु इनमें से कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया जाए, परंतु व्यवहारिक अनुभव के आधार पर वह ये बताता है कि सामान्यतः इन तीनों शासन प्रणालियों में जो संवैधानिक तंत्र है वही सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। अरस्तू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसमें मध्यम वर्ग के शासन का सिद्धांत, मध्यम मार्ग का सिद्धांत निहित है। अरस्तू का कथन है कि वह राज्य निश्चय ही सर्वोत्तम है जो राजनीतिक अतिवाद की उपेक्षा करता है, क्योंकि राजनीतिक अतिवाद ही प्रमुख रूप से राजनीतिक बुराइयों की जड़ है। तो जो अतिवाद है वही व्यक्ति और राज्य दोनों को अतिवादिता नष्ट करती है। यानी कि नगर राज्य में 3 वर्ग होते हैं: एक अत्यधिक संपन्न वर्ग, एक अत्यधिक निर्धन वर्ग, और जो तीसरा वर्ग है इन दोनों का बीच का वो है मध्य वर्ग। तो जो संवैधानिक तंत्र या सुप्रजातंत्र है उसमें इन तीनों वर्गों में से तीसरे वर्ग के द्वारा ही शासन किया जाता है। तो इसलिए वह राज्य सर्वोत्तम राज्य है जिसमें शासन व्यवस्था मध्यम वर्ग के हाथ में होती है, क्योंकि इस मध्यम मार्ग की शासन व्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण है वो विधि की सर्वोच्चता है। नेक्स्ट पॉइंट है विधि की सर्वोच्चता। अरस्तू ने आदर्श राज्य की एक प्रमुख विशेषता विधि की सर्वोच्चता को माना है।
इसका समर्थन करते हुए अरस्तु लिखता है कि ठीक प्रकार से बनाए गए कानून ही अंतिम प्रभु होने चाहिए। एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों का शासन केवल उन्हीं विषयों में सर्वोच्च होना चाहिए जिनमें कानून की कोई स्पष्ट घोषणा न हो। और अपने इस कथन की पुष्टि में अरस्तु का तर्क है, व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेयस्कर है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता। तो अरस्तु का मानना है कि विधि का शासन ही श्रेष्ठ शासन है। विधि के शासन को अरस्तु नैतिक और सभ्य जीवन की अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार करता है। विधि का शासन शासक और शासित दोनों के लिए अनुकूल मानता है। विधि के निर्माण में अरस्तु अनुभव, जनमत और सामूहिक बुद्धि के महत्व को स्वीकार करता है। अरस्तु ने आदर्श राज्य में विधि के शासन का समर्थन जिन आधारों पर किया है वे मुख्य रूप से इस प्रकार है कि व्यक्तिक दोषों से मुक्त, जो पहला पॉइंट है कि व्यक्तिक दोषों से मुक्त, कि शासन की सत्ता का प्रयोग करने वाला व्यक्ति राग द्वेष अथवा अन्य भावावेशों से प्रभावित हो सकता है, परंतु जब शासन विधि के अनुसार किया जाता है तो शासन इन सब व्यक्ति दोषों से मुक्त होता है। जो नेक्स्ट है कि विधि के शासन का समर्थन करते हुए अरस्तु कहता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि युगों के अनुभव का लाभ, जब विधि प्रथा के रूप में होती है अथवा विधि का निर्माण किसी प्रथा के आधार पर किया जाता है तो इसके पीछे युगों का अनुभव संचित होता है। तो ऐसी स्थिति में विधि के शासन द्वारा समाज को पीढ़ियों के संचित अनुभव का लाभ मिलता है। फिर जो है विधि का शासन जो है निष्पक्ष शासन होता है। विधि सभी के प्रति समान होती है, इसलिए विधि का शासन निष्पक्ष होता है और विधि का शासन जो है वो विवेकपूर्ण शासन है। विधि का निर्माण जनता की सहमति के आधार पर होता है और उसके पीछे समाज की सामूहिक बुद्धि होती है जो किसी एक व्यक्ति की तुलना में अधिक विवेकपूर्ण या विवेक सम्मत होती है। इसलिए जनमत द्वारा निर्मित विधि में स्थायित्व भी पाया जाता है। तो इन आधारों पर अरस्तु ने विधि के शासन का समर्थन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में जनसंख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न बहुत कम। जनसंख्या अधिक होने पर कानून और व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा और जनसंख्या इतनी न्यून या कम न हो कि वह स्वावलंबी न हो सके। तो आदर्श राज्य की जनसंख्या के संबंध में अरस्तु कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं करता, वह इसके लिए मध्य मार्ग अपनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श राज्य का क्षेत्रफल। अरस्तु के अनुसार राज्य का जो प्रदेश है वो बहुत विशाल नहीं होना चाहिए, किंतु इसके साथ ही इतना अवश्य होना चाहिए कि उसमें जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो सके, उसमें निवास करने वाली जनता स्वतंत्रतापूर्वक और उदारतापूर्ण जीवन बिता सके। और इसके साथ ही यह भी कहता है कि राज्य का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें शत्रुओं का प्रवेश कठिन हो, जिसकी रक्षा आसानी से की जा सके, एवं राज्य ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां जल और स्थल दोनों मार्गों से आसानी से पहुंचा जा सके, क्योंकि ऐसा होने पर ही राज्य का विकास एक व्यापारिक केंद्र के रूप में संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकों का चरित्र। आदर्श राज्य में अरस्तु का विचार है कि चरित्र और योग्यता में जनता यूनानियों के समान होनी चाहिए, अर्थात यूनानियों की भांति साहस, जागरूकता, स्वतंत्र प्रियता, कला प्रियता, सहज बुद्धि
आदि जो गुण हैं उनका मिश्रण होना चाहिए, यानी कि नागरिकों में विवेक और संस्कृति के सद्गुणों का मिश्रण होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था। अरस्तु ने आदर्श राज्य के लिए शिक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन माना है। एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था द्वारा ही सद नागरिकों का निर्माण संभव है। यह नागरिकों के चरित्र निर्माण का साधन है। शिक्षा का प्रमुख कार्य है नागरिकों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में मदद करना। अरस्तु ने व्यवसाय और संगीत की शिक्षा को भी महत्व दिया है, उसका भी शिक्षा योजना में समावेश किया है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए तथा सभी नागरिकों के लिए यह अनिवार्य होनी चाहिए और सभी के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम हो। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न सामाजिक वर्ग एवं उनके कार्य। राज्य के अनेक कार्य हैं और इन कार्यों की पूर्ति के लिए अनेक वर्गों का होना आवश्यक है। अरस्तु ने राज्य में 6 प्रमुख कार्यों की गणना की है, जो इस प्रकार है: भोजन, कला कौशल, रक्षा, व्यापार, सार्वजनिक पूजा तथा सार्वजनिक हित के कार्य। और इन कार्यों को 6 सामाजिक वर्ग करते हैं, वो इस प्रकार है: कृषक वर्ग, शिल्पी वर्ग, योद्धा वर्ग, संपत्तिशाली वर्ग, पुरोहित वर्ग और प्रशासक वर्ग। तो ये 6 कार्य और 6 कार्यों को करने के लिए 6 सामाजिक वर्ग। तो इनमें जो प्रथम 2 वर्ग हैं, कृषक और शिल्पी वर्ग, इनको अरस्तु नागरिकता का स्तर प्रदान नहीं करता। वे राज्य में रहते और राज्य के लिए कार्य करते हैं, किंतु राज्य के सदस्य नहीं होते हैं। शेष वर्गों के लिए वह यह व्यवस्था करता है कि वर्गों के नागरिक युवावस्था में देश की रक्षा का कार्य करें, प्रौढ़ावस्था में राज्य के शासन संबंधी विषयों पर चिंतन करें और वृद्धावस्था में पुरोहित का कार्य करें। तो प्लेटो एक व्यक्ति को संपूर्ण जीवन के लिए एक ही कार्य देना चाहता था, परंतु अरस्तु एक ही व्यक्ति को उसकी अवस्था या आयु के अनुसार 3 कार्य देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक व्यवस्था। अपने आदर्श राज्य में किसी भी वर्ग के लिए अरस्तु संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था नहीं करता, परंतु अरस्तु का मानना है कि संपत्ति का विषम वितरण राज्य के हित पर विपरीत प्रभाव डालता है। वह संपत्ति की विषमता को दूर करने के लिए 3 विकल्प प्रस्तुत करता है, जो इस प्रकार है। पहला है भू संपत्ति व्यक्तिक हो किंतु इसका उपभोग सामूहिक हो, सब लोग इसका समान रूप से उपभोग कर सकें। दूसरा है संपत्ति सामूहिक हो पर इसका उपभोग व्यक्तिक हो। और तीसरा है संपत्ति सामूहिक हो तथा इसका उपभोग भी सामूहिक हो। तो इसको इस तरह से समझिए कि अरस्तु इनमें से प्रथम विकल्प के पक्ष में था कि भू संपत्ति व्यक्तिक हो किंतु इसका उपभोग सामूहिक हो, सब लोग इसका समान रूप से उपभोग कर सकें। भूमि को निजी और सामूहिक 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास भूमि का टुकड़ा या भाग होगा जिस पर वह दासों की सहायता से कृषि कार्य करेगा, लेकिन उत्पादन से प्राप्त जो लाभ हैं उनका उपभोग सामूहिक रूप से किया जाएगा। उत्पादन व्यक्तिक होने के कारण सभी व्यक्ति अधिकाधिक उत्पादन का प्रयत्न करेंगे, अधिक से अधिक कार्य करेंगे और उपभोग सामूहिक होने के कारण समाज में समानता और आपसी भाईचारे की भावना रहेगी। तो इस तरह से अरस्तु ने संपत्ति की विषमता को दूर करने के लिए ये विकल्प प्रस्तुत किए हैं।
इस तरह अरस्तु का आदर्श राज्य यथार्थवादी राज्य है, जिसे दार्शनिक शासकों के लिए रचित नहीं किया गया है। इसमें शासन सत्ता मध्य वर्ग के हाथों में है, जो विधि द्वारा नियंत्रित है। उसका श्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य संवैधानिक राज्य है। अब हम देखते हैं अरस्तु के आदर्श राज्य की आलोचना। हालांकि अरस्तु ने आदर्श राज्य का जो चित्रण किया है, उसमें बहुत सीमा तक अपने व्यवहारिक बुद्धि विवेक से काम लिया है। आदर्श राज्य का व्यवहारिक स्वरूप प्रस्तुत किया है। प्लेटो की तरह संपूर्ण रूप से आदर्श एब्सोल्यूट आइडियल का उसने चित्रण नहीं किया है। इन गुणों के बावजूद भी अरस्तु के आदर्श राज्य की जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, वो इस प्रकार से हैं। आलोचना का पहला ही बिंदु है कि आदर्श राज्य की अवधारणा मौलिक नहीं। अरस्तु ने आदर्श राज्य की जिस रूपरेखा का चित्रण किया है, वह मौलिक अवधारणा नहीं है। उसकी समस्त अवधारणा पर प्लेटो की लॉज का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। लॉज से मिश्रित संविधान तथा विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांतों को लिया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य की रचना में मूलतः प्लेटो का अनुकरण मात्र किया है। सेकंड पॉइंट है मात्र नगर राज्य तक सीमित। अरस्तु ने आदर्श राज्य का जो वर्णन किया है, जो विवरण दिया है, वह केवल नगर राज्य के आकार वाले राज्यों के लिए ही उपयुक्त है। आधुनिक युग राष्ट्र राज्य का युग है और इन राज्यों के प्रसंग में अरस्तु की आदर्श राज्य की अवधारणा महत्वहीन है। थर्ड पॉइंट है राज्य पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं। अरस्तु ने आदर्श राज्य को पूर्ण आत्मनिर्भर समुदाय बताया है, परंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। राज्य व्यक्ति एवं समुदाय की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। राज्य स्वयं में पूर्ण नहीं है और इसलिए उसका निरंतर विकास हुआ है और वर्तमान काल में राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई है। राज्य को पूर्ण आत्मनिर्भर मानने का अर्थ है व्यक्ति को पूर्णतः उस पर आश्रित करना, जिसका तार्किक अर्थ यह है कि राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन मानना, और ऐसा विचार उचित नहीं है। नेक्स्ट है आयु के आधार पर कार्य विभाजन अव्यवहारिक। अरस्तु ने आयु के अनुसार नागरिकों के वर्ग एवं कार्य में परिवर्तन की योजना स्वीकार की है, पर व्यवहार में ये विचार दोषपूर्ण है। इस मान्यता को नहीं माना जा सकता। यह मान्यता उचित नहीं है कि युवावस्था के सभी नागरिक आवश्यक रूप से कुशल सैनिक हो सकते हैं या प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में सभी नागरिक कुशल प्रशासक या पुरोहित सिद्ध होंगे। कार्य कुशलता का आधार केवल आयु नहीं होती है, अपितु व्यक्ति के विशिष्ट गुण तथा उसकी रुचि भी महत्व रखती है। ये जो आयु के आधार पर कार्य विभाजन है, ये पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नागरिकता का अधिकार सीमित और ये मानवीय दृष्टि से अनुचित है। अरस्तु ने राज्य में जो कृषक वर्ग है और शिल्पी वर्ग है, उसके लोगों को राज्य का सदस्य नहीं माना है और उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित किया है। तो इस तरह से यह विचार मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है। राज्य में असमानता पैदा करके उसकी स्थिरता को
सीमित करना है। तो इस तरह से अरस्तु नगर की जनसंख्या को नागरिकों और गैर नागरिकों के दो भागों में विभक्त करता है, जो संघर्ष और आपसी तनाव को जन्म देने वाला सिद्ध होगा। लास्ट पॉइंट है शब्दों की अस्पष्टता। अरस्तु ने आदर्श राज्य के लक्षणों की विवेचना में श्रेष्ठता, आनंद, नैतिकता, सुख, सद्गुण आदि शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु इन्हें परिभाषित नहीं किया है, यानी इन शब्दों की समुचित व्याख्या या परिभाषा नहीं दी है। यह उसके विवरण में एक प्रकार की अस्पष्टता दिखाई देती है। हमने आदर्श राज्य की विशेषताएं और आलोचनाएं दोनों के बारे में पढ़ा। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के आदर्श राज्य का आधार प्लेटो के उस अव्यावहारिक व काल्पनिक आदर्शवाद से बिल्कुल अलग है, जिसका चित्रण प्लेटो ने रिपब्लिक में किया है। अरस्तु ऐसे व्यवहारिक आदर्श को उचित मानता है, श्रेष्ठ मानता है, जिसकी प्राप्ति संभव है। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए ऐसी आदर्श शासन प्रणाली का अरस्तु ने उल्लेख किया है जिसे अपनाया जाना संभव है, जैसे विधि की सर्वोच्चता, नागरिकों की समानता व स्वतंत्रता, नागरिकों में संपत्ति का यथासंभव समान वितरण, शासन की नीतियों का मध्यमार्गी होना, नागरिकों के लिए शिक्षा का समान व अनिवार्य होना। ये ऐसे व्यवहारिक एवं उचित तत्व है जिन्हें आज भी अनुकरणीय माना जाता है। अरस्तु का यह मत भी सही है कि एक आदर्श राज्य केवल आदर्श दशाओं में ही संभव हो सकता है। थैंक यू।